उसका नाम है आज़ादी। यह मलयालम के सुप्रसिद्ध कवि श्री बालचंद्रन चुलिकाट द्वारा लिखी गई है। मलयालम में लिखी गई है। इसका हिंदी अनुवाद प्रसिद्ध साहित्यकार श्री असद जैदी ने किया है। आइए सबसे पहले इस कविता को सुने। उस्ताद जी, आजादी क्या होती है? पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने। क्या वो चरागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है, या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ी जाती चिड़िया, या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी, या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह लैंप पोस्ट, निश्चिंत नींद, या इस अनंत कपड़े, शाश्वत रूप से गतिमान पहिए और कभी न रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति? दर्जी ने जवाब दिया, आजादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से ठिठुरते को ऊनी कपड़ा और थके मांदे को बिस्तर। आजादी कवि के लिए शब्द है, शिकारी के लिए तीर, तन्हाई के मारे के लिए महफिल है, डरे हुए के लिए पनाह। आजादी यानी अज्ञानी को ज्ञान, ज्ञानी को कर्म, कर्मठ को बलिदान और बलिदानी को जीवन। पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा। सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आजादी। आजादी वो फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है। वो रोटी है जिसे मेहनती ही खा सकता है। ये वो कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सीने लगा। शागिर्द की उलझन दूर हुई और वो सुई में धागा पिरोने लगा। बच्चों, आपने कविता सुनी। आइए अब इस कविता का मूल भाव देखें। आपने आज़ादी कविता को पढ़ा और उसका पाठ भी किया। अब इस कविता के मूल भाव को जानते हैं। कविता का आरंभ काम से थके शागिर्द की जिज्ञासा से होता है। दर्जी से उसके शागिर्द ने पूछा कि आज़ादी का क्या अर्थ है। अपनी ओर से कई संदर्भों को जोड़कर शागिर्द ने आज़ादी का अर्थ जानना चाहा। कवि शागिर्द के माध्यम से प्रश्न करता है कि क्या सैर सपाटा, घूमना फिरना आज़ादी है। शागिर्द अपनी मुक्ति या आज़ादी के बारे में पूछता है कि क्या अनंत कपड़े के ढेर, सिलाई की मशीनों के निरंतर गतिशील हो रहे पहियों, कपड़ों पर अनवरत चलने वाली सुइयों से मुक्ति पाने का नाम आज़ादी है। शागिर्द के सवाल को अनुभवी दर्जी ने ध्यानपूर्वक सुना। उसने बताया कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही आज़ादी है। कवि के लिए आज़ादी एक अभिव्यक्ति है जिसका माध्यम शब्द है। शिकारी के लिए तीर आज़ादी का एक साधन है। इस प्रकार कवि जीवन के अनिवार्य साधन को भी आज़ादी मानता है। ज्ञान, कर्म और बलिदान के समन्वय से जीवन को स्वस्थ व सुंदर बनाया जा सकता है। दर्जी ने आज़ादी को कर्म से जोड़ते हुए कहा, कर्मठ व्यक्ति ही सपने देख सकता है। कर्म करते रहने में ही आज़ादी है। जो कर्म नहीं करता उसे आज़ादी को भी भोगने का अधिकार नहीं है। कर्म ही आज़ादी है और परिश्रम का उचित फल प्राप्त करना भी आज़ादी है। उस्ताद का उत्तर सुनकर उसे कर्मरत देखकर शागिर्द की परेशानियां दूर हो गईं। आपने इसका मूल भाव देखा और समझा। आगे बढ़ते हुए आइए इसका अर्थ हम समझें। शिक्षार्थियों, यह कविता आज़ादी एक संवाद है, एक दर्जी और उसके शिष्य के बीच, उसके यहाँ काम करने वाले एक किशोर के बीच। किशोर के मन में आज़ादी को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं और वो अपने आसपास की चीज़ों से आज़ादी का अर्थ जोड़ता है। अपने संशय को वो अपने उस्ताद के सामने रखता है और फिर प्रश्न करता है, उस्ताद जी, आज़ादी क्या होती है? दर्जी से उसका शागिर्द पूछ रहा है। पहला प्रश्न जो शागिर्द उठाता है वो ये कि क्या आज़ादी घास चरने वाले मैदान में उछल कूद मचाता हुआ नन्हा सा बछड़ा है? क्या आज़ादी इसका नाम है? दूसरा प्रश्न है, क्या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ी जाती चिड़िया यानी एक असंभव कार्य को करने का नाम आज़ादी है? एक दुस्साहस से भरा कार्य करने का नाम ही आज़ादी है? एक रेलगाड़ी जो उत्तर दिशा में दौड़ी जा रही है, यहाँ पर उत्तर दिशा पर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि दक्षिण की ओर का राज्य है और जो रेलगाड़ी है वो उत्तर की ओर जा रही है। तो घूमने और सैर सपाटे का नाम ही आज़ादी है? या फिर एक मुसाफिर जो अंधेरे में चला जा रहा है और अंधेरे से डर रहा है
तो अंधेरे से मुक्ति का नाम आजादी है? उसको लैंप पोस्ट मिल जाना क्या उसकी आजादी का प्रतीक है? या फिर थका हुआ कोई व्यक्ति जिसे नींद मिल जाए तो थकान से मुक्ति का नाम आजादी है? या फिर वो शागिर्द अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बात करता है कि मेरे चारों ओर ये जो कपड़े का बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ है और ये पहिए, मशीनों के पहिए जो अनवरत निरंतर गतिमान हैं, निरंतर चल रहे हैं, और मेरी सुई भी जो सदा कर्मरत रहती है, क्या इन सब से छुटकारे का नाम आजादी है? यानी यहाँ पर शागिर्द, दर्जी का शिष्य, वो ये कह रहा है कि क्या कर्म से मुक्ति का नाम आजादी है? अगर मैं कर्म करना छोड़ दूं तो क्या मुझे आजादी मिल जाएगी? यानी यहाँ पर शागिर्द अपने आसपास फैले हुए अपने अनुभव के क्षेत्रों का वर्णन करते हुए अपने उस्ताद से आजादी की परिभाषा पूछता है कि आजादी क्या है। कविता के दूसरे अंश में दर्जी अपने शागिर्द को जवाब देता है, क्योंकि वो देख रहा है कि उसका शागिर्द कर्म से विमुख हुआ जा रहा है। तब वो कहता है कि आजादी का मतलब भूखे को खाना देना है, यानी भूखे को भूख से मुक्ति दिलाना ही आजादी है। प्यासे को प्यास से मुक्ति दिलाना यानी उसको पानी पिलाना। ठंड से ठिठुरते हुए व्यक्ति को ऊनी कपड़ा मिल जाए तब ठंड से उसको आजादी मिलेगी। यानी यहाँ पर दर्जी धीरे धीरे अपने शागिर्द को कर्म की परिभाषा बता रहा है। थके मांदे व्यक्ति को यदि बिस्तर मिल जाता है तो उसे उसकी थकान से आजादी मिलेगी। आजादी कवि के लिए एक शब्द है, यानी कवि अपने लेखन की उस मानसिक पीड़ा से जब मुक्ति पाता है तो उसके लिए शब्द आजादी बनकर सामने आता है। शिकारी जब तीर चलाता है, यानी तीर उसकी जीविका का संसाधन है, शिकारी के लिए तीर ही उसकी आजादी का स्रोत है। अकेलेपन से जूझते हुए व्यक्ति के लिए आजादी है उसकी महफिल, यानी महफिल में जाना, लोगों से मिलना, बात करना ही उसकी अकेलेपन से आजादी है। डरे हुए व्यक्ति को यदि पनाह मिल जाए तो उस डर से उसको आजादी मिल जाती है, यानी आजादी डरे हुए व्यक्ति के लिए एक पनाह का नाम है। आजादी यानी अज्ञानी को ज्ञान। यहाँ पर कार्य कारण का संबंध स्थापित करते हुए दर्जी समझाता है कि आजादी अज्ञानी के लिए ज्ञान का नाम है। अपना अज्ञान दूर करके जब वो ज्ञान प्राप्त करता है तब उसको आजादी मिलती है, तब समझ आती है। ज्ञान मिलने के पश्चात कर्म में प्रवृत्त होना ही आजादी का नाम है, और कर्म करते हुए वह कर्मठ व्यक्ति बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है, तब कर्मठ के लिए बलिदान आजादी लेकर आता है। और फिर बलिदानी व्यक्ति दूसरों को प्रेरणा देता है, जीवन देता है, यही उसकी आजादी है। यानी यहाँ पर कर्म को लेकर के बात की गई है। वो शागिर्द जो शायद कर्म से भाग रहा है और अपनी वय के, अपनी आयु के चीजों को ही लेकर आजादी की कामना कर रहा है, यानी कर्तव्य से भाग रहा है, उसको इस पूरे अंश में दर्जी कर्म की परिभाषा के माध्यम से उसको कर्म में पुनः लगने के लिए बता रहा है। दूसरे अंश की अंतिम 4 पंक्तियों में दर्जी ने अपने शागिर्द को ज्ञानी, कर्म, कर्मठता और बलिदानी, इन चारों का उदाहरण देते हुए अपनी बात कही। अब वो सीधी सीधी बात करता है और कहता है, पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा। आजादी की एक अलग ही परिभाषा अपने मन में बनाते हुए शागिर्द को दर्जी पुनः चेताता है कि जो कपड़े नहीं सिलोगे तो सपने भी नहीं देख सकोगे, क्योंकि सुई की इस चमकीली नोक पर ही टिकी है आजादी।
जब तक अभ्यास नहीं करोगे, जब तक लगातार कपड़े नहीं सिलोगे, तुम्हारी सुई की नोक चमकीली नहीं रहेगी, तब तक आजादी की कल्पना करना बेकार है। आजादी तभी मिलेगी जब तुम निरंतर काम करोगे, क्योंकि इस चमकीली नोक पर ही तुम्हारी आजादी टिकी हुई है। आगे कहते हैं कि आजादी वह फसल है, वह चीज है जिसे बोने वाला ही काट सकता है। यदि तुम अभी मेहनत करोगे तभी बाद में आजाद रह पाओगे, यानी पहले मेहनत करके अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करके ही आजादी की बात की जा सकती है। आजादी वह रोटी है जिसे मेहनती ही खा सकता है। तो यहां कह रहे हैं कि वह रोटी जिसे मेहनती व्यक्ति ही कार्य करके बाद में आजादी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अपना कार्य कर सकता है। यह वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। पुनः वो फिर से उसी कार्य पर आ जाता है कि आजादी वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। दर्जी जो कपड़ा सिल रहा है वही उस कपड़े को पहनेगा। यह कहकर दर्जी फिर से कपड़ा सिलने लगा और फिर दर्जी ने ये सारी बातें समझाई। उसके कर्म क्षेत्र से संबंधित बात कहकर दर्जी फिर से काम में लग गया और ये सब देखकर समझकर कि आजादी उसकी सुई की नोक पर ही टिकी हुई है, शागिर्द की उलझन दूर हो गई, उसको आजादी की परिभाषा समझ में आ गई और फिर से वह सुई में धागा पिरोने लगा। बच्चों, पूरी कविता में एक ऐसी आजादी की बात की गई है जो आजादी वो आजादी नहीं है कि हमने काम खत्म कर लिया अब हम आजाद हो गए, या मुझे कब इस काम से आजादी मिलेगी। आजादी नाम है कर्मठ होने का, आजादी नाम है ज्ञान प्राप्त करने का, यानी अज्ञान से आजादी तभी मिल सकती है जब ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार शागिर्द ने जो भी प्रश्न पूछे, उस्ताद ने उसको रोजमर्रा के जीवन से संबंधित कर उसकी सारी कठिनाइयों का, उसकी सारी उलझनों का निराकरण कर दिया। शिक्षार्थियों, आइए अब कविता के मुख्य बिंदुओं को एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, कविता की इस विस्तृत व्याख्या को मुख्य बिंदुओं में इस प्रकार बांटा जा सकता है। कविता शागिर्द की जिज्ञासा से शुरू होती है। कविता के माध्यम से आज़ादी की वास्तविकता को समझाया गया है। आज़ादी का संबंध उच्छृंखलता, दुस्साहस, अवसरवाद या संकीर्ण सुख से नहीं बल्कि श्रम, त्याग और बलिदान से है। कविता में श्रम और स्वप्न तथा कर्तव्य और अधिकार के संबंधों की चर्चा की गई है। यह कविता उन लोगों को अधिकार दिलाने की बात करती है जो श्रम के बावजूद अपने अधिकारों से वंचित हैं। श्रम के महत्व को जानकर शागिर्द के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और वह काम में लग जाता है। प्रिय शिक्षार्थी, अभी आपने आज़ादी कविता के बारे में विस्तार से चर्चा सुनी और आपने ये समझने की कोशिश की होगी कि आज़ादी कविता में आज़ादी के नए आयामों को व्याख्यायित किया गया है। इस कविता को और स्पष्टता से समझने के लिए हमने डॉक्टर वेद प्रकाश जी को भी आमंत्रित किया है। आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और हम इस परिचर्चा को शुरू करते हैं और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस आज़ादी कविता का मुख्य मर्म क्या है। जी राय साहब, धन्यवाद। और जैसा कि अभी इस कविता के बारे में मीनाक्षी जी ने कुछ बातें शिक्षार्थियों को बताई। इस कविता के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में शागिर्द अपने उस्ताद से आज़ादी को लेकर कुछ प्रश्न पूछता है और उन प्रश्नों के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो किशोर शागिर्द है उसके मन में आज़ादी को लेकर कुछ भ्रम भी है। इसीलिए उसके द्वारा दिए गए आज़ादी संबंधी जो उदाहरण हैं वो कुछ ऐसे हैं जैसे स्वच्छंदता या निश्चिंत होकर इधर उधर घूमना या काम न करना, यही आज़ादी है। वो किशोर आज़ादी को लेकर ये भ्रम रखता है कि जैसे एक चरागाह में छोटा सा बछड़ा उछल कूद मचा रहा हो,
अपने से तुलना करता है उस बछड़े की, वो उसे ये लगता है कि जैसे मैं तो काम कर रहा हूं, निरंतर इस काम में लगा हुआ हूं, लेकिन वो जो बछड़ा है वो लगातार उछल कूद मचा रहा है, आजाद वही है। दूसरा उदाहरण वो देता है रेलगाड़ी का, कि निश्चिंत होकर जैसे रेलगाड़ी भगी जा रही है, निरुद्देश्य भगी जा रही है उत्तर की ओर, उसे लगता है कि मैं यहां कैद होकर बैठा हुआ हूं, लगातार काम कर रहा हूं। तो इसी तरह के उस शागिर्द के द्वारा दिए गए जो उदाहरण हैं, उनसे ये लगता है कि जो आजादी को लेकर जैसे उसके मन में कोई भ्रम हो, और इसी भ्रम को तोड़ने का प्रयास उसका उस्ताद करता है। पूरी जिंदगी देखी होगी उस उस्ताद ने, और ये पाया होगा कि जब तक कोई कर्म नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, श्रम नहीं करेगा, तब तक आजादी मिलना संभव नहीं है। क्योंकि आजादी का संबंध केवल निश्चिंत होकर, स्वच्छंद होकर, चिड़िया की तरह, सूरज की तरफ घोंसला बनाने के लिए उड़ना ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ आजादी का अर्थ है लगातार काम करना, और उस काम करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही आजादी है। और उसी के लिए जो उदाहरण दिए हैं उस्ताद ने, उन उदाहरणों में लगातार ये आता है, वो लगातार मामूली चीजों से लेके और कर्म को जोड़ता है बलिदान से। तो राय साहब इस कविता का जो मूल उद्देश्य है, मूल संदेश है या मूल भाव है, वो कर्म और आजादी के बीच में संबंध स्थापित करना है, और यही इस कविता का मूल भाव भी है। मीनाक्षी जी, अभी आपने इसका अर्थ बताया, क्या विद्यार्थियों पर भी ये लागू होता है? क्या उस तरह के मनोभाव विद्यार्थियों में भी देखने को मिलते हैं? देखिए, दो प्रकार के विद्यार्थी आजकल देखने में आते हैं। एक वो जो प्रारंभ से ही मेहनती हैं, जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, और दूसरे वो जो बेफिक्र हैं और जो भी काम दिया जाए उससे आज़ादी की मांग करते हैं। लेकिन ये कविता इतनी सुंदर है, और इस कविता के माध्यम से बच्चे ये जाने कि जैसे उस्ताद ने कहा कि सुई की नोक पर टिकी है आज़ादी, इसी प्रकार शिक्षार्थी ये समझें कि कलम की चमकती हुई नोक पर ही आज़ादी टिकी हुई है। वेद प्रकाश जी, एक सवाल उठता है कि क्या यह कविता व्यक्ति से आगे बढ़कर समाज, और समाज से आगे बढ़कर राष्ट्र तक को संबोधित करती है? जी बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि इस कविता के उदाहरण जहाँ तक क्रमशः पहुँचते हैं, आप देखेंगे कि शुरू में यह कविता बहुत मामूली चीज़ों के उदाहरणों से आरंभ होती है, और अंत तक जाते जाते इस कविता में उस्ताद जो कहता है कि जो आज़ादी है वो अज्ञानी को ज्ञान है, ज्ञानी को कर्म है, कर्म को बलिदान है, और बलिदानी को जीवन है। तो कहीं ना कहीं ये कविता ये संदेश देती है कि जो आज़ादी है वो निरंतर आगे चलने वाली एक प्रक्रिया है, और अंत में जाके ये पहुंचती है वहाँ तक जहाँ हम पूरी मानव सभ्यता के लिए कोई ना कोई काम कर सकते हैं, और अपना जीवन दे के या अपना बलिदान दे के या अपना त्याग करके, अपनी तरफ से त्याग करके दूसरों के लिए जीवन का रास्ता खोल सकते हैं। तो इस तरह से ये कविता क्रमशः आगे बढ़ते हुए आज़ादी को बहुत व्यापक रूप में देखती है, और पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि केवल विद्यार्थियों को ये संबोधित नहीं है कविता, किसी एक पाठक को संबोधित नहीं है, बल्कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में लोगों के जितने स्तर हो सकते हैं उन सभी को ये कविता संबोधित है, और ये सिखाती है कि जिसके पास जो है वो उससे आगे बढ़कर, उससे आगे पहुंचकर, व्यापक होकर आज़ादी की खोज करे। तो इसलिए ये कविता एक जीवन दर्शन देती है जो प्रत्येक व्यक्ति के काम का है। आइए अब कविता में आए हुए व्याकरण बिंदुओं और कविता के सराहना पक्ष पर एक वीडियो देखें। आशा है आपके लिए यह परिचर्चा उपयोगी रही होगी। अब हम कविता की व्याकरणिक विशेषताओं को जान लें। कविता में कई ऐसे शब्द आए हैं जिनमें उपसर्गों और प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। अज्ञानी आ उपसर्ग, ज्ञान मूल शब्द एवं ई प्रत्यय। इसी प्रकार अनंत, गतिमान, शिकारी, चमकीली, बोने वाला, तन्हाई आदि में भी उपसर्गों व प्रत्ययों का उपयोग हुआ है। प्रिय शिक्षार्थियों, आप भी अपनी पाठ्य सामग्री से इस तरह अनेक उपसर्ग और प्रत्यय छांट सकते हैं।
शब्द निर्माण के लिए उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास की सहायता ली जाती है। इस कविता में संधियों का भी इस्तेमाल किया गया है। संधि दो वर्णों के मेल को कहा जाता है, जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, रविंद्र, रवि धन इंद्र। समास भी इस पाठ में आया है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे एक शब्द है रेलगाड़ी, इस समास का अगर हम विग्रह करें तो वो विग्रह होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। इसी प्रकार एक शब्द है रसोई घर, इसे अगर विग्रह के साथ कहना हो तो कहेंगे रसोई के लिए घर। आप समझ ही गए होंगे कि समास भाषा को दुरुपयोग से बचाता है या अनुपयोगी शब्दों को दूर करके शब्दों को पास पास लाकर हमारा समय बचाता है। इसलिए इस कविता में जगह जगह आप सामासिक शब्द भी देखेंगे। कविता की भाषा सरल और सहज है, शब्द भी आसान और बोलचाल के हैं। कविता में अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। फारसी शब्दों में हैं उस्ताद, दर्जी, शागिर्द, तन्हाई, पनाह। अरबी शब्द हैं मुसाफिर, महफिल। अंग्रेजी शब्द है लैंप पोस्ट। इस कविता में विशेषण का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। चमकीली नोक, अनंत कपड़े, गतिमान पहिए जैसे उदाहरणों में चमकीली, अनंत और गतिमान विशेषण है। यह कविता शागिर्द की जिज्ञासा से शुरू होती है। जिज्ञासा के कारण कविता पाठकों को आकर्षित करती है। पाठक भी यह प्रतीक्षा करता है कि देखें उस्ताद क्या उत्तर देते हैं। इस कविता में प्रश्नों और उत्तरों की एक लयात्मकता है। इस लयात्मकता के कारण यह कविता पठनीय और आकर्षक बनती है। कविता में आज़ादी का अर्थ कर्म से मुक्त होना नहीं, बल्कि कर्म में रत होना बताया गया है और इस बात को कवि ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से कहा है। वे सभी उदाहरण हमारे जीवन के आसपास के हैं, इसलिए हमें प्रभावित करते हैं। इस तरह से यह कविता अपने संदेश को बोलचाल की भाषा में आसान ढंग से आकर्षक उदाहरणों के द्वारा व्यक्त करती है। इस प्रकार यह कविता हमें जो जीवन कौशल सिखाती है, आइए उसे एक बार दोहराएं।